चलो बच्चों, तो आज हम लोग ओसी में चैप्टर नंबर 10 कंटिन्यू करते हैं, जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्रेड। देखो, कल हमने इस चैप्टर में समझा था कि इंटरनेशनल ट्रेड किसे कहते हैं। कि जब जो है वो प्रोडक्ट का एक्सचेंज या गुड्स का एक्सचेंज जब एक देश से दूसरे देश में होता हो तो उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। बरोबर ना? देश के अंदर ही जब बिजनेस चलता हो तो वो इंटरनल ट्रेडिंग कहलाती है, और जब देश के बाहर बिजनेस होता हो तो वो इंटरनेशनल ट्रेडिंग कहलाती है। इंटरनेशनल ट्रेडिंग में सबसे मेन दो पॉइंट आते हैं, वो आते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब कोई बाहर के देश से चीजें अपने देश में मंगवाना, तो उसे हम लोग इंपोर्ट कहते हैं। और एक्सपोर्ट किसे कहते हैं? कि जब अपने देश से कोई भी चीजें बाहर के देश में भेजना, तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। बरोबर ना? और आज जो हमें पॉइंट देखना है ना, वो पॉइंट यही है सबसे पहले कि इंपोर्ट प्रोसीजर। इंपोर्ट प्रोसीजर कि अगर हमें बाहर के देश से कोई भी चीज़ यहाँ पर मंगवानी है ना, तब उस वक्त क्या प्रोसीजर करनी पड़ती है। और यहाँ पे मैं सिर्फ वो नहीं बोल रहा हूँ कि भाई घर पे बैठे हुए एक ऑनलाइन ऑर्डर दे देना। बाहर के देशों से चीज़ें मंगवाना मतलब घर बैठे हुए ऑनलाइन ऑर्डर देना कि चलो कंप्यूटर पे बैठे, मोबाइल पे बैठे और बाहर के देश से कोई चीज़ें मंगवा दी। तो वो नहीं, वो इम्पोर्ट प्रोसीजर नहीं। यहाँ इम्पोर्ट प्रोसीजर बिजनेसमैन के लिए है कि एज अ बिजनेसमैन अगर बाहर के देशों से कोई हमें प्रोडक्ट मंगवाने हैं, बिजनेस करने के लिए मंगवाने हैं, तो उस वक्त क्या प्रोसीजर करनी पड़ती है। कि जैसे सपोज अगर मेरा शूज़ का बिजनेस है, बराबर, और वो शूज़ के बिजनेस के लिए मैं अपने शूज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिया में अपने जूते बनाऊंगा नहीं फैक्ट्री में, मैं बाहर के देशों से इंपोर्टेड जूते मंगवाऊंगा और उसे हमारे देश में बेचूंगा। बरोबर ना? कि सपोज अमेरिका से या चाइना से या जो है वो जापान, यूरोप, कोई भी देश से, पूरा इतना बड़ा वर्ल्ड है, इतनी बड़ी दुनिया है, कोई भी देश से मैं बाहर से जूते मंगवाऊंगा, इंपोर्ट करूंगा, और वो फिर जो है वो यहाँ पर बेचूंगा, अपने देश में बेचूंगा। तब उस वक्त मुझे इंपोर्ट करना होगा ना, तो वो इंपोर्ट के लिए कैसी प्रोसीजर फॉलो करनी होगी वो समझना है। अब मैं यही एग्जांपल कंटिन्यू करूंगा कि भाई मुझे सपोज बाहर के देशों से जूते मंगवाने हैं, शूज मंगवाने हैं बिजनेस के लिए, हाँ, खुद पहनने के लिए नहीं, बिजनेस के लिए बाहर की कंट्री से शूज मंगवाने हैं, तो क्या प्रोसीजर होगी। तो इनमें सबसे पहला पॉइंट आता है, वो आता है ऑब्टेनिंग इंपोर्ट लाइसेंस। विदाउट गवर्नमेंट परमिशन मैं बाहर से कुछ भी चीज़ें मंगवा नहीं सकता। एज अ बिजनेसमैन मैं बाहर से नहीं मंगवा सकता। तो अगर बाहर से मुझे इंपोर्ट करना है ना, कोई भी चीज़ मंगवानी है ना, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा। जो एक सिंपल सा लाइसेंस बनता है, जिसका नाम कहते हैं हम लोग OGL। OGL, ओपन जनरल लाइसेंस। क्या लेना पड़ता है? ओपन जनरल लाइसेंस। और ये इसकी प्रोसीजर कोई लंबी नहीं है, एकदम इजी होता है। हम खाली गवर्नमेंट को जाकर कह सकते हैं कि भाई मुझे बाहर के कंट्री से ये सामान मंगवाना है, तो गवर्नमेंट को हमें अपनी पूरी एड्रेस, अपने बिजनेस कौन सा है वो बताना पड़ता है, क्या मंगवा रहे हैं, कोई इलीगल चीज़ें तो नहीं मंगवा रहे हैं, कौन से देश से मंगवा रहे हैं, कौन सी कंपनी का सामान मंगवा रहे हैं, ऐसी पूरी डिटेल खाली हमें बताना होता है। बराबर, सरकार उसकी कुछ फीस लेती है और हमें लाइसेंस बना के दे देती है। तो सबसे पहले अगर मुझे शूज़ का बिजनेस करना है और बाहर के देश से मुझे शूज़ मंगवाने हैं, तो पहले सरकार से लाइसेंस लेना होगा। OGL, ओपन जनरल लाइसेंस। वो लाइसेंस मिल जाए ना, तो सेकंड पॉइंट आता है ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज। फिर जो है वो फॉरेन एक्सचेंज तैयार करना। अब देखो, मैं बाहर के देश से जब चीज़ें मंगवाऊंगा, तब उसकी पेमेंट जब मुझे करनी होगी, तो वो पेमेंट इंडियन करेंसी में नहीं होगी, दूसरी करेंसी में होगी। या अगर मैं इंडियन करेंसी में करूंगा, तो वो बाहर की कंट्री में मुझे क्या कहते हैं, कन्वर्ट करके भेजना होगा ना। बराबर ना? यहाँ तो भले मेरे इंडियन रुपीज ही होंगे, लेकिन बाहर के देश में मुझे कन्वर्ट करके भेजना होगा उसे। और वो कन्वर्ट कहाँ से करूँ? बराबर, और ये जो मुझे पैसे देने होंगे, क्या 1000 2000 होंगे? नहीं, शायद लाखों में, करोड़ों में होंगे। मुझे शूज़ का बिजनेस अगर करना है और मैं बाहर के देश से अगर शूज़ मंगवाऊंगा, तो कितने मंगवाऊंगा? 2 4 शूज़ खाली? हाँ, कि भाई 8 10 हज़ार के शूज़ मंगवा लूँ तो चल जाएगा, ऐसा नहीं ना। वहां तो मुझे लाखों के, करोड़ों के शूज़ मंगवाने होंगे ना, तो मेरा बिजनेस चलेगा। तो ये लाखों करोड़ों रुपए मुझे वहां पेमेंट भी करनी होगी दूसरे देश में। और अगर इतनी बड़ी पेमेंट करनी है, तो इतने सारे मेरे पास डॉलर या दूसरी करेंसी होगी थोड़ी।
तो इसके लिए पहले ही मुझे बैंक के साथ एक तरह की डील करनी होगी, या बैंक को जाके इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि देखो भाई, मैं जो है वो बाहर से इतना बड़ा अमाउंट मंगवा रहा हूँ, बराबर, और मुझे जो ये अमाउंट पे करनी है, तो वो पे करने के लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए कि आप मुझे इस पूरे को डॉलर में कन्वर्ट करके देना, बराबर। ये बैंक से पहले ही हमें बात करके रखनी होती है, ठीक है ना। जनरली हर एक बैंक आज के टाइम में ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, लेकिन अगर बहुत बड़ी अमाउंट हो या कोई बहुत बड़ा बिजनेस हो, तो उसके लिए हमें आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उससे जो है वो परमिशन लेनी पड़ती है कि हाँ भाई, इतनी बड़ी अमाउंट का हम लोग कन्वर्ट करके भेज रहे हैं। तो उस बैंक के पास भी तो होना चाहिए ना, बैंक भी थोड़ी अपने पास तैयार रखती है। मेरे पड़ोस में जो बैंक है, उस बैंक के पास मैं आज ही चला जाऊं कि भाई मुझे 10 लाख रुपए या भाई 50 लाख रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करके दो, तो उन्होंने अपने डॉलर के अपने बैंक में रखे होंगे कि ऑन द स्पॉट कन्वर्ट करके देंगे? नहीं ना। मुझे उन्हें भी तो भाई पहले बोलना पड़ेगा ना, 7 8 दिन, 15 दिन, महीना पहले उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि देखो भाई, मुझे इतने पैसे चाहिए कि भाई जो मुझे दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने हैं। सही बात है। तो इसलिए सेकंड पॉइंट में ये आता है, जब पहले में लाइसेंस मिल जाए, तो दूसरे में पैसों की अरेंजमेंट करके रखना कि आपको पेमेंट कैसे करना है, ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज उसमें। फिर नंबर 3 आता है प्लेसिंग एन ऑर्डर, बराबर। जब ये करेंसी वगैरह सब क्लियर हो जाए, लाइसेंस मिल जाए, उसके बाद हम लोग ऑर्डर देते हैं। अब मुझे समझो, जिस कंपनी से, जिस कंट्री से शूज़ मंगवाने हैं ना, तो उस कंट्री को जाकर मैं वहाँ पर, मतलब कि जाकर, मतलब उस देश में नहीं जाऊँगा भाई, यहीं से ही मैं उन्हें ऑर्डर भेजूँगा, मेल के थ्रू, या फिर जो है वो आज के टाइम में फ़ोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू, किसी के भी थ्रू मैं उन्हें ऑर्डर दूंगा, कि जिस ऑर्डर में हर एक चीज़ डिटेल में लिखी हुई होगी कि भाई मुझे कैसे गुड्स चाहिए, कौन सी प्राइस पे चाहिए, उसकी पैकिंग कैसे होगी, उसका इंश्योरेंस होगा कि नहीं होगा, कलर कौन सा चाहिए, साइज़ कौन सी चाहिए, मुझे शूज़ मंगवाने हैं, तो हर एक छोटी छोटी चीज़ की डिटेल मुझे उस ऑर्डर में लिख कर देनी होगी ना उसे। नहीं तो मैं खाली उसे बोल दूं कि हाँ भाई चलो ना भाई, 1000 नंग शूज़ भेज देना, और वो कोई भी शूज़ भेज दे जो मुझे चलेंगे ही नहीं, तो वो चलेगा फिर? नहीं ना। एक तो बाहर के देश में है, ये ऐसा भी नहीं कि भाई उसने गलत सामान भेज दिया तो मैं रिटर्न कर दूंगा, बराबर ना। परचेस रिटर्न की फैसिलिटी यहाँ पर हो ही नहीं सकती, अगर होगी तो बहुत लंबी प्रोसीजर हो जाएगी। इसीलिए खरीदते वक्त ही पहले डिटेल में मुझे उसे ऑर्डर दे देना पड़ेगा, हर एक चीज़ डिटेल में। देखो भाई, ये कलर के शूज़ चाहिए, इतनी साइज़ के चाहिए, भाई इतनी साइज़ वाले इतने शूज़ चाहिए, या बड़ी साइज़ वाले इतने शूज़ चाहिए, उसकी पैकिंग इस तरह से करके देना, बराबर ना। उसका प्राइस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं मंगवा दूं और सामने वाले ने प्राइस ही कुछ उल्टा बोल दिया तो इसलिए प्राइस भी पहले ही डिसाइड हो जाता है कि भाई इंश्योरेंस करवा के भेजना या इस ट्रांसपोर्ट कंपनी से भेजना, ये सब ऑर्डर में लिखा हुआ होता है। और इसीलिए ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर बनता है ना, उस ऑर्डर को हम लोग बिजनेस लैंग्वेज में कहते हैं इंडेंट। क्या कहते हैं? इंडेंट कहते हैं। सो प्लेसिंग एन ऑर्डर, उसमें क्या दिया जाता है? इंडेंट दिया जाता है, मतलब जिसमें डिटेल में सब लिखा हुआ होता है। जब ऑर्डर दे दूं ना मैं, तो उसके बाद होता है डिस्पैचिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। नंबर 4 पे आता है डिस्पैचिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट भेजना, तो अब लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है ये? देखो, मैं अगर अमेरिका से शूज़ मंगवा रहा हूँ, तो जो अमेरिकन कंपनी होगी ना, जो मुझे शूज़ प्रोवाइड कर रही है, तो उस कंपनी को एक गारंटी चाहिए होगी, उस अमेरिकन कंपनी को गारंटी चाहिए होगी कि भाई मैं पैसे देने लायक हूँ या नहीं हूँ। कि अगर अमेरिकन कंपनी होगी, उसे भी एक तरह का डर होगा ना कि भाई मैं इंडिया को इसको भाई सब शूज़ अगर भेज दूं और इसने पैसे ही नहीं दिए, तो उस कंपनी को भी तो डर होगा ना। तो इसलिए उसे एक कंफर्मेशन चाहिए होता है, उसके बाद ही वो कंपनी सामान मुझे भेजेगी। उसे कंफर्मेशन ये चाहिए होता है कि हाँ भाई मैं पैसे देने लायक हूँ, और भाई आपका सामान मिलते ही मैं पैसे दे दूंगा। और ये जो कंफर्मेशन होता है ना, इसे कहते हैं हम लोग लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट, कि हाँ भाई मेरी क्रेडिट है ये अच्छी, कि भाई मैं पैसे देने लायक हूँ। सही बात है ना। अमेरिकन कंपनी को थोड़ी पता होगा कि हाँ भाई मैं यहाँ पर पैसे देने लायक हूँ या नहीं, तो उसे तो कोई सबूत चाहिए ना। उस सबूत को लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। और ये लेटर ऑफ क्रेडिट मुझे अमेरिकन कंपनी को भेजना होगा। और ये कहाँ से मिलेगा मुझे? लेटर ऑफ क्रेडिट कौन बना के देगा? मैं अपने दोस्त को कह दूँ क्या भाई बना के दो? तुम्हें तो पता ही है भाई, मैं तो पैसे दूंगा, किसी के खाऊंगा थोड़ी, बरोबर। तो क्या कोई दोस्त बना के देगा मुझे?
नहीं, लेटर ऑफ क्रेडिट बना के देती है बैंक। बरोबर, मुझे फिर से बैंक के पास जाना होगा और बैंक को जाकर कहना होगा कि भाई मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट बना के दो, कि भाई मुझे ये लिख के दो कि हाँ भाई मैं लायक इंसान हूँ और मैं पैसे दूंगा, भाई पैसे लेकर भागूंगा नहीं। बरोबर, ऐसा लेटर ऑफ क्रेडिट मुझे बैंक से बनवाना होगा और ये लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक से बनाकर फिर मैं वो अमेरिका उस कंपनी को भेजूंगा जिस कंपनी ने जो कंपनी मुझे शूज़ प्रोवाइड करने वाली है। बरोबर, कि उस कंपनी को फिर ये एक तरह का सबूत रहेगा कि अगर बाय चांस फ्यूचर में मैं पैसे देने लायक नहीं रहा या सच में मैं शूज़ लेकर भाग गया, पैसे दिए ही नहीं, तो वो अमेरिकन कंपनी है ना बैंक का जाकर गला पकड़ेगी कि भाई तुमने लेटर ऑफ क्रेडिट क्यों बना के दिया, कि जब वो पैसे देने लायक था ही नहीं तो तुमने लेटर ऑफ क्रेडिट क्यों बना के दिया। वो अमेरिकन कंपनी सीधा बैंक को जाकर पकड़ेगी और उससे पैसे वसूल करेगी। तो ये एक तरह का सबूत रहता है उसके पास जो एक्सपोर्ट करता है, जो सामान बेच रहा है। हम तो इंपोर्ट कर रहे हैं, सामने वाला एक्सपोर्टर हुआ ना, तो उसके पास सबूत रहता है कि हाँ भाई मेरे पैसे कहीं डूबेंगे नहीं। तो जब लेटर ऑफ क्रेडिट क्लियर हो जाए तो उसके बाद आता है रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। तब अब वो अमेरिकन कंपनी को जो है वो राहत होगी कि हाँ भाई चलो ये इंसान पैसे देने लायक है, पैसे लेकर भागेगा नहीं है। तब उसके बाद वो सामने वाली कंपनी जो है वो मुझे सब डॉक्यूमेंट मेल करेगी। बराबर, आज के टाइम में तो ईमेल हो जाते हैं सब डॉक्यूमेंट, पहले जो है वो उसे कुरियर के थ्रू बाहर के देशों से भी कुरियर या दूसरे थ्रू भेजे जाते थे और अब तो मेल हो जाते हैं ना सब डॉक्यूमेंट इजीली। बराबर ना, कि जहाँ पर वो डॉक्यूमेंट दो तरह से भेजे जाते हैं, एक डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस और दूसरा डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट। कि एक डीए डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस या तो फिर डीपी डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। इसका मतलब ये कि एक डॉक्यूमेंट वो होते हैं डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, मतलब कि भाई मैंने अमेरिका से खाली सामान मंगवाया है, अभी कोई पेमेंट नहीं की है। बराबर, जब सामान मिल जाएगा ना मुझे यहाँ पर पूरा, तब उस वक्त जो है मैं पेमेंट कर दूंगा। तो वो डॉक्यूमेंट अगेन एक्सेप्टेंस, वो एक तरह का डॉक्यूमेंट तैयार होता है। और दूसरा ऐसा डॉक्यूमेंट कि जिसमें मुझे जो है वो कुछ एडवांस पेमेंट करनी होती है। अगर मैं अमेरिका से शूज़ मंगवा रहा हूँ तो मुझे कुछ एडवांस भी देना पड़ेगा ना, कि 1 करोड़ के शूज़ मंगवा रहा हूँ तो चलो उसमें से 10 लाख तो एडवांस दो, अमेरिकन कंपनी बोलेगी कि नहीं मुझे। तो अगर मैंने कुछ पेमेंट वगैरह की है तो ये डीपी मुझे मिलता है, मतलब कि डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट मिलता है मुझे। सो इन शॉर्ट इस पॉइंट में मुझे सब डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। बरोबर, और जब डॉक्यूमेंट अमेरिकन कंपनी मुझे भेज दे तो उसके बाद तैयार होता है, वो आता है टू ऑब्टेन द ऑर्डर ऑफ रिसीविंग गुड्स। ऑब्टेन द ऑर्डर ऑफ रिसीविंग गुड्स मतलब उसके बाद अब मैं वो गुड्स लेने के लिए, रिसीव करने के लिए तैयार रहूँगा। कि अब उस अमेरिकन कंपनी ने शिप के थ्रू या प्लेन के थ्रू या किसी के भी थ्रू मेरा सामान भेज दिया। पता है, बड़ा सा कंटेनर होगा, करोड़ों के शूज़ मैंने अमेरिकन कंपनी से मंगवाए हैं, तो एक बड़ा सा कंटेनर भर के मेरे लिए आ रहा होगा। बरोबर ना, और उस वक्त भाई मैं तैयार रहूंगा कि हाँ चलो भाई वो पूरा कंटेनर मुझे मिलेगा, भले बाय शिप या तो बाय प्लेन के थ्रू। तब ऐसे वक्त एक और डॉक्यूमेंट तैयार होता है इसमें, ये नंबर 6 पॉइंट में। उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं बिल ऑफ लेडिंग। क्या कहते हैं उसे? बिल ऑफ लेडिंग कहते हैं। तो बिल ऑफ लेडिंग मीन्स क्या? ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसकी 3 कॉपी तैयार होती है। कितनी कॉपी तैयार होती है? 3 कॉपी। ये डॉक्यूमेंट है ना ऑनरशिप बताता है कि गुड्स की ऑनरशिप, ये गुड्स किसके हैं एक्चुअली, वो बताता है। कि जिसकी 3 कॉपी होती है, एक कॉपी होगी समझो उस अमेरिकन बिजनेसमैन के पास जो मुझे शूज़ बेच रहा है, एक उसके पास होगी। एक कॉपी वो मुझे मेल कर देगा कि हाँ भाई एक सबूत मेरे पास कि भाई मैं सामान मंगवा रहा हूँ। और उसकी तीसरी कॉपी होगी उस शिप के कैप्टन के पास। अगर शिप के थ्रू, समुद्र के थ्रू सामान आ रहा है ना, तो उस शिप के कैप्टन के पास वो तीसरी कॉपी होगी। या तो अगर प्लेन के थ्रू मेरा सामान आ रहा है तो उस प्लेन के कैप्टन के पास वो उसकी तीसरी कॉपी होगी। बरोबर, कि जब वो सामान यहाँ इंडिया पहुँचेगा, समझो मेरे पास वो पहुँचा, यहाँ समझो सूरत के एयरपोर्ट पे पहुँचा वो सामान, तब मुझे वहाँ एयरपोर्ट पे जाकर, या तो पोर्ट अगर हुआ समुद्र किनारे तो वहाँ जाकर मुझे अपना बिल ऑफ लेडिंग उसे बताना होगा। बरोबर, तब वो कैप्टन वो बिल ऑफ लेडिंग मैच करेगा कि एक कॉपी उसके पास होगी, एक कॉपी मेरे पास होगी।
अगर सेम कॉपी होगी ना वो बिल ऑफ लेडिंग की, तो ही मुझे वो सामान देगा। बरोबर, ये एक तरह का सबूत हुआ ना, कि कहीं ऐसा ना कि वो शिप का कैप्टन है वो किसी को भी सामान दे दे, तो कोई भी आकर सामान ले जाए तो सबूत क्या रहेगा। तो इसलिए बिल ऑफ लेडिंग एक तरह का सबूत रहता है कि हाँ भाई इसका ऑनर मैं ही हूँ। बरोबर, मैं जब प्लेन के थ्रू या शिप के थ्रू वो सामान लेने जाऊंगा ना उस पे पोर्ट पे, बरोबर, एयरपोर्ट या तो सी पोर्ट कहीं पर भी मैं वो सामान लेने जाऊंगा, तब मैं अपना बिल ऑफ लेडिंग कैप्टन को बताऊंगा कि हाँ भाई देखो मेरा ये रहा सामान। तब वो बिल ऑफ लेडिंग खुद के साथ मैच करके वो सामान वो कंटेनर मुझे दे देगा। बरोबर, फिर जब ये बिल ऑफ लेडिंग की सिचुएशन भी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद का पॉइंट आता है पेइंग द इंपोर्ट ड्यूटी और एक्साइज। उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटीज और एक्साइज मतलब कि कुछ टैक्सेस वगैरह पे करने होते हैं। बरोबर, हम कुछ भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो उस इंपोर्ट की चीज़ों के ऊपर कुछ टैक्स तो पे करने ही होते हैं ना, जो कंपलसरी होते हैं। विदाउट टैक्सेस हमें वो गुड्स मिलेंगे नहीं। बरोबर ना, कि अगर मैंने वो टैक्सेस ना भरे होंगे ना, समझो मैं बाहर से शूज़ मंगवा रहा हूँ तो उसके ऊपर टैक्स भरने पड़ते हैं। अगर मैं टैक्स ना भरूँ तो वो शूज़ तब तक मुझे मिलेंगे ही नहीं। बरोबर, जो शिपिंग कंपनी का जो कैप्टन होगा ना, वो कैप्टन मुझे वो तब तक सामान देगा ही नहीं कि जब तक मैं पूरे टैक्सेस ना भर दूंगा। अगर मैंने टैक्स नहीं भरे ना तो वो पूरा सामान या तो रिटर्न चला जाएगा, फिर से अमेरिका चला जाएगा, या तो फिर गवर्नमेंट अपने कब्जे में कर लेगी कि इसके ऊपर टैक्स नहीं पे किया हुआ है। बरोबर, इसलिए इसलिए वो टैक्स पे करना कंपलसरी होता है। अब ये जब टैक्स पे होता है ना, तो उसे टैक्सेस के कुछ रूल्स आते हैं कि या तो टैक्स पे करना होता है मुझे जो मैं मंगवा रहा हूँ, बरोबर, या तो टैक्स पे करेगा सामने वाला, बरोबर, मतलब जो अमेरिकन कंपनी होगी वो, या तो फिर टैक्स पे होगा आधा आधा। बरोबर ना, या तो फिर आधा आधा पे होगा। इसके बारे में पहले से ही जो है वो समझो एग्रीमेंट बन जाता है। ये एक सिंपल सी चीज़ हो गई कि अगर सपोज मैं यहीं यहीं कोई पास वाली शॉप से, भाई मेरी गली के बाहर एक शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, वहां से मैं अगर रेफ्रिजरेटर लेके आ रहा हूँ अपने घर पे, तो भाई वो रेफ्रिजरेटर घर पे रखने का गाड़ी का भाड़ा तो देना पड़ेगा ना। तो उसमें ऑप्शंस होते हैं, या तो गाड़ी का भाड़ा मैं दूंगा, या तो वो शॉप वाला ही दे देगा गाड़ी का भाड़ा कि चलो ठीक है मैं रख के देता हूँ आपके घर पे। बरोबर, या तो कितनी बार ऐसा होगा कि आधा आधा हो जाएगा कि ठीक है भाई थोड़ा खर्चा तुम दो थोड़ा खर्चा मैं देता हूँ। ऐसे ही इन टैक्सेस में भी होता है, जिसमें पहले ही एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है, उनके बीच में जब एग्रीमेंट बनता है उसमें लिखा हुआ होता है कि भाई एक्चुअली इनके पैसे देगा कौन। बरोबर, कि भाई मुझे देने हैं, वो अमेरिकन कंपनी देगी, कि फिर दोनों आधे आधे देंगे। कुछ भी हो, जो भी दे उसे, भाई वो जब पूरे हो जाएंगे ना, पूरे पैसे जब पे हो जाएंगे उसके बाद ही मुझे वो प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसलिए ये इम्पोर्ट ड्यूटी या तो एक्साइज पे हो जाना। उसके बाद पॉइंट आता है, वो आता है पेमेंट ऑफ डॉक चार्जेस। अब ये डॉक चार्जेस वो तो मुझे ही पे करने होते हैं, वो अमेरिकन कंपनी पे नहीं करेगी। ये ऐसे चार्जेस हैं जो मुझे पे करने हैं। डॉक चार्जेस क्या कहते हैं कि देखो जैसे अगर शिप के थ्रू मेरा सामान आ रहा है, बराबर, समुद्र में से शिप के थ्रू मेरा सामान अगर यहाँ पहुँच रहा है इंडिया में, तो इतना बड़ा कंटेनर होगा, करोड़ों के शूज़ मैंने मंगवाए हैं, तो क्या ऑन द स्पॉट शिप में से सामान उतरा और मैं अपने घर पे लेके गया, मेरी ट्रक तैयारी होगी कि बस शिप में से सामान उतरा और मैं लेके जाऊँ, इतना इतना जो है वो इजीली काम हो जाता है? नहीं होता। उसमें भी कुछ एक आध दिन का टाइमिंग लगता है कि भाई टैक्सेस पे करो, ये करो वो करो, बहुत लंबी प्रोसीजर होती है वहाँ पे। तो एक आध दिन तक वो सामान पड़ा कहाँ रहेगा। तो एक आध दिन तक वो सामान या तो उस शिप कंपनी के गोडाउन में होगा ना, बरोबर ना, या तो उस पोर्ट पर ही पड़ा होगा। तो उसके भी मुझे कुछ चार्जेस पे करने होते हैं जिसे कहते हैं डॉक चार्जेस। बरोबर ना, ये डॉक चार्जेस हर जगह लगते हैं। इवन यहाँ गुजरात में बैठे बैठे मैं अगर महाराष्ट्र से कोई सामान मंगवाता हूँ रेलवे के थ्रू भी, तो भी रेलवे स्टेशन के चार्जेस मुझे पे करने पड़ते हैं कि भाई रेलवे स्टेशन पे सामान तो भाई मालगाड़ी से उतरेगा कि नहीं। बरोबर ना, तो स्टेशन पे सामान उतरेगा तो उस स्टेशन के चार्जेस तो मुझे पे करने ही पड़ेंगे ना। उसे डॉक चार्जेस कहते हैं। अगर शिप में से दूसरे देश से सामान आ रहा है तो वो शिप के पोर्ट पर, उसे दरिया किनारे पे सामान तो उतरेगा ही, तो उस पोर्ट के चार्जेस पे करने होते हैं। अगर एयरपोर्ट पे आ रहा है तो एयरपोर्ट पे सामान उतरेगा, पता है ना, वो एयरपोर्ट के लोग ही वो सामान सेफली बाहर तक लेकर आते हैं हमारे लिए, तो उसके चार्जेस, ये सब डॉक चार्जेस कहते हैं।
तो डॉक चार्जेस अच्छी तरह से पे करने होते हैं, उसके बाद ही वो सामान मुझे मिलेगा। और इसके बाद ही फिर फाइनल पॉइंट आता है गेटिंग पोजीशन ऑफ द गुड्स, कि जब ये चार्जेस पे हो जाएंगे, वो एक्साइज ड्यूटी टैक्स पे हो जाएगा, डॉक चार्जेस सब कुछ पे हो जाएगा ना, उसके बाद मुझे उस गुड्स का पोजीशन मिलेगा, मतलब कि उसकी मालिकी फिर मुझे मिलेगी कि अब वो गुड्स मेरे नाम पे हुए। बरोबर ना, कि अब जो मैंने अमेरिका से शूज मंगवाए थे वो अब कंप्लीटली मेरे नाम पे हुए। अब मैं उसका कुछ भी करूं, खुद पहनूं या बेचूं भले, कि अब वो शूज मेरे हुए ना। तब तक वो शूज मेरे हाथ से नहीं थे, बरोबर ना, तब तक कंट्रोल अभी भी बाहर की चीज़ों का था। अब फाइनली वो गुड्स मेरे नाम पर हो जाएंगे, फिर उसे मैं भले ट्रक में भर कर या दूसरी चीज़ों के अकॉर्डिंग या कैसे भी करके उसे मैं अपने बिजनेस तक लेके आऊँगा ना, कि एयरपोर्ट पे या सी पोर्ट पे वो सामान आया तो उसमें जो है वो गाड़ियों में भर भर के वो मैं अपने बिजनेस तक लेके आऊँगा, और अपने बिजनेस में फिर मैं उसे बेच पाऊँगा। तो ये एक लीगल सेलिंग हुई, बरोबर ना, ये एक लीगल वर्क होगा कि हाँ भाई मैंने जो बाहर से सामान मंगवाया है सब टैक्स वगैरह भर के, अब वही सामान मैं यहाँ पर प्रॉफिट चढ़ा के बेच रहा हूँ। बरोबर, तो ये एक कंप्लीट इंपोर्ट प्रोसीजर हुई, कि अगर मुझे बाहर से कुछ भी सामान मंगवाना है तो उसके लिए यही स्टेप्स मुझे फॉलो करने पड़ेंगे, एज अ बिजनेसमैन यही स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। बरोबर, और आज जैसे हमने ये इंपोर्ट प्रोसीजर देखी ना, वैसे ही दूसरी प्रोसीजर आती है, वो आती है एक्सपोर्ट प्रोसीजर। उस एक्सपोर्ट प्रोसीजर के बारे में अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।